नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा में मौजूदा खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। गुजरात में 12वीं रक्षा प्रदर्शनी हुई शुरू। भारत अफ्रीकी देशों के साथ आगे भी रक्षा प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में सार्वजनिक परामर्श देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना की वर्चुअल समीक्षा के बाद कहा, लोथल का राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत की समुद्री विरासत को उजागर करने के संकल्प का प्रतीक। सरकार ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी। उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु और रॉजर बिनी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। अगले वर्ष महिला आईपीएल की शुरुआत की घोषणा। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शिकार और संगठित अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जब खतरे वैश्विक हैं तो प्रतिक्रिया स्थानीय नहीं हो सकती, क्योंकि ये खतरे पहले की तुलना में ज्यादा तेज और परिवर्तनशील हैं। वो आज नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपराधिक गतिविधियों के सुरक्षित पनाहगाहों के खात्मे के लिए वैश्विक समुदाय को भी और तेजी से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट आतंकवादियों, मादक पदार्थों के तस्करों, अवैध शिकार करने वाले गिरोहों या संगठित अपराध के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व द्वारा इन खतरों को मानने से कई दशक पहले से भारत इनका मुकाबला करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग सुरक्षा और संरक्षा की कीमत जानते हैं, क्योंकि हजारों लोगों ने इस लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से अब सिर्फ भौतिक रूप में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि साइबर खतरों और ऑनलाइन कट्टरवाद के रूप में तेजी से फैल रहा है। उन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति को और विकसित करने की आवश्यकता दोहराई। At the click of button, an attack can be executed or systems can be brought to their knees. Each nation is working on strategies against them. But what we do within our borders in our longer enough, there is need to further develop international strategies. Establishment of early detection and warning systems, protecting transportation services, security for communication infrastructure, security for critical infrastructure, technical and technological assistance, intelligence agents, many of the things need to be taken to a new level. प्रधानमंत्री ने पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को सुरक्षित और संरक्षित रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। At a time when nations and society are becoming inward-looking, India calls for more, not less, international cooperation. Global cooperation for local welfare is our call. वैश्विक खतरों से निपटने में इंटरपोल की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि 90वीं इंटरपोल महासभा अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से निपटने के लिए एक प्रभावी और सफल मंच साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरपोल ने पिछले 99 वर्षों में 195 देशों में विश्व स्तर पर पुलिस संगठनों को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि इंटरपोल अगले साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। प्रधानमंत्री ने 90वीं इंटरपोल महासभा के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईस, इंटरपोल के महासचिव जुर्गन स्टॉक,
सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के राजकोट में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का आयोजन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सभी हितधारकों को अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच मिलेगा। वे इसमें देश के विभिन्न भू जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार के आवास निर्माण में प्रयुक्त की जा सकने वाली प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों और प्रक्रियाओं के विभिन्न विकल्पों पर भी विचार विमर्श करेंगे। ये भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत की सोच को मूर्त रूप देने के लिए रणनीति, कार्य योजना और रोडमैप तैयार करने में मदद करेगा। ये उन सभी वैश्विक और स्वदेशी नवीन तकनीकों, सामग्रियों और प्रक्रियाओं को एक साथ लाएगा जिसे दुनिया भर के विभिन्न हितधारकों द्वारा विकसित किया गया है। गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो 2022 के मौके पर अलग से भारत अफ्रीका रक्षा संवाद आयोजित किया गया। इसमें 20 रक्षा मंत्रियों, 7 सीडीएस और सेना प्रमुखों तथा 8 स्थायी सचिवों सहित 50 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों का पता लगाने पर जोर दिया। India and Africa share a rich history of political, economic and cultural links. The feeling of solidarity, mutual trust and confidence born in the days of colonialism continues to drive India-Africa cooperation to this day. India has been one of the strongest advocates of African decolonization and has worked for the end of racist and apartheid regimes. श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने में भारत और अफ्रीकी देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर कल से सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति दे दी है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करने वाली समिति के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव अनिता करवाल, उच्च शिक्षा सचिव संजय मूर्ति और शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। क्रेडिट फ्रेमवर्क अकादमिक और व्यावसायिक डोमेन के घटकों का एकीकरण करने के साथ ही दोनों के बीच लचीलेपन और गतिशीलता को सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत की समृद्ध समुद्री विरासत के महत्व को उजागर करने के सरकार के संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और इस अवसर पर कहा कि भारत के पास हजारों वर्षों से एक समृद्ध और विविधता से भरपूर समुद्री विरासत रही है, जिसके बारे में कम ही चर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में प्राचीन चोल साम्राज्य, चेर राजवंश और दक्षिण भारत के पांड्य राजवंशों का जिक्र किया, जिन्होंने समुद्री संसाधनों की ताकत को पहचाना और अपनी नौसेना को सशक्त बनाया। उन्होंने कहा कि इससे देश की नौसैनिक ताकत मजबूत हुई, जिससे भारत का कारोबार और व्यापार दुनिया के तमाम हिस्सों तक पहुंचा। हमारे इतिहास की ऐसी अनेक गाथाएं हैं जिन्हें भुला दिया गया। उन्हें सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के रास्ते नहीं खोजे गए। इतिहास की उन घटनाओं से हम कितना कुछ सीख सकते थे। भारत की समुद्री विरासत भी ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। सदियों पहले के भारत का व्यापार कारोबार दुनिया के एक बड़े हिस्से में छाया हुआ था। देश के ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोथल के धौलावीरा का पुराना गौरव लौटाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि लोथल के विकास से क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हर रोज पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड बन रहा है, वैसे ही वो दिन दूर नहीं जब देश के कोने कोने से लोथल में लोग इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को देखने आएंगे।
इससे यहाँ रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर बढ़ेंगे। इस क्षेत्र को इस बात का भी लाभ मिलेगा कि ये अहमदाबाद से बहुत दूर नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। अरे ताऊ, अपना पीएनबी का केसीसी अकाउंट रिन्यू करवा लिया क्या? नहीं, जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अपने फोन से खुद ही कर लो। अच्छा, वो कैसे? बस अपने फोन से घर बैठे बैठे एसएमएस, मिस कॉल, OIVR के जरिए तुरंत अपना केसीसी रिन्यू करो या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पे जाओ और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करो। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यूअल। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ये बात कही। जहां तक एमएसपी की बात है, रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज्यादा जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई। अगर आप आज देखेंगे, गेहूं का एमएसपी 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 100% ज्यादा दुगना है। इसी तरह से सरसों का 104% यानी कि दुगने से ज्यादा है। चने का 66%, मसूर का 85%, बारले का 60%, कुसुम का 50% यानी कि सारे ही 1.5 गुना से ज्यादा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप के सफल नवाचारों और तकनीक के व्यवसायीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए का कोष बनाने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में कृषि स्टार्टअप सम्मेलन में कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए कई पहलों की घोषणा करते हुए श्री तोमर ने कहा कि इनकी सहायता के लिए कृषि मंत्रालय के तहत एक नेटवर्क बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली NCR क्षेत्र में 50 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली। देश और विदेश में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टर्स, नशीली दवाओं के तस्करों के बीच गठजोड़ को खत्म करने के लिए ये तलाशी अभियान चलाया गया। NIA ने बताया कि तलाशी के दौरान 5 पिस्तौल, रिवॉल्वर, गोला बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अपराधों की आय के माध्यम से अर्जित बेनामी संपत्तियां जब्त की गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC घोटाले के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने पाया कि नेता की जमानत रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि सीबीआई की विशेष जज गीतांजलि गोयल ने श्री यादव को और अधिक सजग रहने और जनता के बीच बोलते समय शब्दों का सही चयन करने को कहा। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद ये निर्देश पारित किया। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पहले दी गई जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक यासीन मलिक की कल 2 मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह के लिए एक विशेष टाडा अदालत के सामने पेश होने की संभावना है। ये मामला रुबैया सईद और भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों के अपहरण से जुड़ा है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का मामला 19 अक्टूबर को और रुबैया सईद का मामला 20 अक्टूबर को जम्मू की विशेष अदालत में सूचीबद्ध किया जाएगा। यासीन मलिक ने अदालत से अनुरोध किया था कि मामले में गवाहों से जिरह के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति दी जाए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा में मौजूदा खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। गुजरात में 12वीं रक्षा प्रदर्शनी शुरू, भारत अफ्रीकी देशों के साथ आगे भी रक्षा प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में सार्वजनिक परामर्श देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना की वर्चुअल समीक्षा के बाद कहा, लोथल का राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत की समुद्री विरासत को उजागर करने के संकल्प का प्रतीक। सरकार ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी। उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु और रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। अगले वर्ष महिला आईपीएल की शुरुआत की घोषणा। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के गरुड़ चट्टी के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह ने बताया कि गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर में आग लग गई। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ सी रविशंकर ने बताया कि तीर्थयात्रियों को केदारनाथ से गुप्त काशी ले जा रहा ये हेलीकॉप्टर सवेरे करीब 11:40 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस के साथ साथ राज्य आपदा मोचन बल के दस्ते खोज और बचाव अभियान में जुटे हैं। श्री शंकर ने कहा कि पूरी जांच के बाद ही दुर्घटना के कारणों का पता चल सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट में कहा कि उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य सरकार के लगातार संपर्क में है और स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सीमा क्षेत्र में शांति स्पष्ट रूप से चीन के साथ सामान्य संबंधों का आधार बनी हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में चीन की विदेश नीति और नए युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय पर सम्मेलन में मुख्य भाषण में ये बात कही। फ्रांस की विकास, फ्रैंकफोनी और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता राज्य मंत्री क्राइसुला जाकारापोलू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और परमाणु ऊर्जा में भारत फ्रांस सहयोग पर चर्चा की। सुश्री जाकारापोलू एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा पर हैं। रूस ने मंगलवार को यूक्रेन में बिजली संयंत्रों पर ताजे हमलों की पुष्टि की है। कीव ने कहा है कि इन हमलों से पूरे देश में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस की सेना ने लंबी दूरी की हवा और समुद्र स्थित सटीक मारक क्षमता की मिसाइलों से यूक्रेन के बिजली संयंत्रों और सैन्य कमांड पर हमला जारी रखा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में जारी है। बैठक में हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। राज्य में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होने हैं। सभी 68 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिनी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। आज मुंबई में बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में रॉजर बिनी को बोर्ड का 36वां अध्यक्ष चुना गया। वो सौरव गांगुली की जगह लेंगे। सौरव गांगुली ने 3 साल का अपना बीसीसीआई अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बोर्ड ने अगले साल महिला आईपीएल को भी शुरू करने की घोषणा की है। टी20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप ए के मैच में जेलोंग में श्रीलंका ने संयुक्त अरब अमीरात को 79 रन से हरा दिया है। ग्रुप ए के एक अन्य मैच में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 5 विकेट से हराया। ग्रुप ए में 4 अंक के साथ नीदरलैंड्स शीर्ष पर है।
उधर इंडोनेशिया में उस फुटबॉल स्टेडियम का पुनः निर्माण किया जाएगा जहां इस महीने हुई भगदड़ में 130 लोगों की मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने फीफा प्रमुख गियानी इन्फेंटिनोट के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मलंग में कांजुरुहान स्टेडियम को फीफा मानकों और उचित सुविधाओं के साथ फिर से बनाया जाएगा। इसमें खिलाड़ियों और समर्थकों दोनों की ही सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो आकाशवाणी का कार्यक्रम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है हिंदी। आपके सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या abhyas@airnews@gmail.com पर 19 अक्टूबर तक हमें मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जानकारी लेकर आए हैं, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज के नजरिए में बदलाव लाना है। पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और बाल लिंग अनुपात पर बहुत ध्यान दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही बालिकाओं की शिक्षा और विभिन्न अवसरों में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में हरियाणा के पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की थी। श्री मोदी ने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए बालिकाओं और बालकों के बीच बढ़ते असंतुलन को दूर करना बहुत जरूरी है। गांव, पंचायत, परिवार, समाज के लोग, इन सब ने दायित्व निभाना पड़ेगा और तभी जाकर के हम इस असंतुलन को मिटा सकते हैं। ये रातों रात मिटने वाला नहीं है। करीब करीब 50 साल से ये पाप चला है। आने वाले 100 साल तक हमें जागरूक रूप से प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद इस स्थिति को हम सुधार पाएंगे। और इसलिए मैंने कहा, आज का ये जो पानीपत की धरती पर हम संकल्प कर रहे हैं, ये संकल्प आने वाली सदियों तक पीढ़ियों की भलाई करने के लिए है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 918 दर्ज की गई, जबकि 1961 में ये संख्या 976 थी। लिंग अनुपात का ये अंतर देश भर में व्यापक स्तर पर और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी फैल गया था। भारत सरकार ने इस परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से उन 100 महत्वपूर्ण जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या में ज्यादा अंतर था। सरकार ने समन्वित प्रयासों से बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित किया है। इस योजना के शुरू होने के बाद जन्म के समय लिंग अनुपात 2020-21 में 937 हो गया, जबकि 2014-15 में ये 918 था। वहीं उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 2012-13 में 19.8% से बढ़कर 2019-20 में 27.3% हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार देश के लगभग 640 जिलों में किया जा रहा है। इस योजना को 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जन्म के समय बाल लिंग अनुपात और लिंग अनुपात को सुधारने के उद्देश्य से विभिन्न अभियान शुरू किए गए। दूसरा, पूरे देश में अधिक लिंग अनुपात वाले जिलों में बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेपों वाले जागरूकता कार्यक्रम लागू किए गए। और तीसरा, बच्चियों के लिए फंड सुनिश्चित करने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी 1000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक उसके माँ बाप
पैसे बैंक में जमा कर सकते हैं और सरकार की तरफ से हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की परंपरा में ब्याज दिया जाता है उससे ज्यादा ब्याज इस बेटी को दिया जाएगा। हरियाणा के बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जगलान ने बालिकाओं को बचाने और इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिलचस्प पहल सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत की। मेरा नाम सुनील जागलान है और मैं बीबीपुर गांव का सरपंच रहा हूं। जब सेल्फी विद डॉटर के बारे में हमने सोशल मीडिया पर और दोस्तों के सामने शेयर किया तो कुछ खास व्यूज नहीं आए, लेकिन मुझे ये पता था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर युवाओं में सेल्फी का बहुत बड़ा क्रेज है और हमें आगे आने वाली जनरेशन को अगर लिंगानुपात की संवेदनशीलता का महत्व समझाना है तो इसके लिए जरूरी है कि यूथ सोशल मीडिया को एक वेपन की तरह यूज करे ताकि लिंगानुपात संवेदनशीलता का महत्व उनके दिमाग पर असर कर जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में सेल्फी विद डॉटर पहल शुरू करने के लिए बीबीपुर सरपंच की सराहना की। प्रधानमंत्री ने लोगों से बेटियों के साथ अपनी सेल्फी साझा करने का भी आग्रह किया और जल्द ही ये पहल पूरी दुनिया में हिट हो गई। भारत और दुनिया भर के लोगों ने बेटियों के साथ अपनी सेल्फी साझा की और जिनकी बेटियां हैं उन सभी के लिए ये गर्व का अवसर। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। त्योहारी सीजन के दौरान भीड़भाड़ को देखते हुए रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 211 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेलवे ने कहा है कि दरभंगा, आजमगढ़, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, फिरोजपुर, पटना, कटिहार और अमृतसर जैसे प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने की योजना बनाई गई है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि रेलवे ने इस त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 32 विशेष रेल सेवाओं को अधिसूचित किया है, जबकि 179 विशेष रेल सेवाओं को पहले अधिसूचित किया जा चुका है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश होगी। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश के आसार हैं। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि गिलगित में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, शिलंग, गैंगटोक, अगरतला, इम्फाल, आइजोल और कोहिमा में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा मध्यम बारिश का अनुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा में मौजूदा खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। गुजरात में 12वीं रक्षा प्रदर्शनी शुरू। भारत अफ्रीकी देशों के साथ आगे भी रक्षा प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में सार्वजनिक परामर्श देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना की वर्चुअल समीक्षा की और कहा, लोथल का राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत की समुद्री विरासत को उजागर करने के संकल्प का प्रतीक है। सरकार ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को अपनी मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु और रॉजर बिनी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। अगले साल महिला आईपीएल की शुरुआत की भी हुई घोषणा। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।